सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जनरल साइंस में। आज हमारी नवी क्लास है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमारा टॉपिक चल रहा था संतुलित आहार के घटक। अभी तक हमने संतुलित आहार के 3 घटक पढ़ लिए हैं। एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, वसा पढ़ लिया है और प्रोटीन पढ़ लिया है। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा विटामिन्स। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है विटामिन्स। इस बिंदु से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर यदि आप एनटीपीसी की, पटवार की या पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था और विटामिन की खोज किसने की थी। इन दोनों बिंदु में से रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये शब्द दिया था विटामिन का, ये किसने दिया था और इसकी खोज किसने की थी। इसका शब्द दिया था सी फंक ने और इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स, जो हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहले इसका ये जो विटामिन शब्द ये किसने दिया था, तो सी फिंक ने दिया था और सी फंक ने दिया था। इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने। क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। रेलवे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन शब्द किसने दिया था, तो सी फंक ने दिया था और इसकी खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। उसके बाद में पॉइंट आता है कि सर ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। मैंने आपको संतुलित आहार के 3 घटकों में बताया था कि हमें कौन कौन से घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सभी लोग बताओ कौन से प्रदान करते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन 4.3 किलो कैलोरी और वसा सबसे ज़्यादा देता है, कितनी देता है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर ये विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो ये किस प्रकार कार्य करता है हमारे शरीर में। तो आपने आजकल सुना होगा कोरोना वायरस, उसमें हमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। विटामिन हमें क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, या रोगों से लड़ने की हमें ताकत प्रदान करता है। विटामिन का क्या कार्य रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी साथ में लिखते जाओगे और एक जनरल साइंस के अच्छे से नोट्स तैयार कर लोगे। और सभी जो भी बिंदु में इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ उसको भी आप साथ में लिखोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इस एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहले इसका शब्द किसने दिया, सी फंक ने। बार बार मैं रिवीजन कराता जाऊँगा और आपको भी साथ साथ में बोलते जाना है, ताकि हाथों हाथ ये सारे पॉइंट अपने को याद हो जाए। शब्द किसने दिया, सी फंक ने। खोज हॉपकिंस ने। ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, क्या कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यहाँ रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। उसके बाद में आता है कि सर विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनते हैं, लेकिन लीवर में, हमारे लीवर में एक विटामिन बनता है। हमारे लीवर में एक विटामिन बनता है। वह कौन सा विटामिन है, विटामिन बनता है, वह विटामिन है के। वो कौन सा विटामिन है, के विटामिन है। अब देखो हमारे लीवर में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन के बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है या लीवर में कौन सा विटामिन बनता है, के विटामिन बनता है। विटामिन हमें क्या प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद में आता है, मैंने आपको पहले दिन और दूसरी क्लास में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बताए थे। उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट मैंने वर्ड बताया था लॉजी। लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन या स्टडी। जैसा कि वहाँ पे मैंने बताया था कि बायोलॉजी का अर्थ क्या बताया था, जीवों का अध्ययन। यदि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप पुरानी क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको ये टॉपिक धीरे धीरे से समझ में आ जाएंगे। अब देखो लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है। जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा था बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान का अध्ययन। तो यहाँ पर मैं लिखा रहूँगा कि आपको जो विटामिन का अध्ययन करते हैं उसको कौन सी साइंस बोलेंगे, उसको उस साइंस का क्या नाम होगा, तो उस साइंस का नाम होगा विटामिनोलॉजी। उस साइंस का नाम क्या होगा,
विटामिनोलॉजी। उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? विटामिन का अध्ययन किया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? विटामिनोलॉजी। उस साइंस को क्या बोलेंगे? विटामिनोलॉजी साइंस बोलेंगे। जैसा कि मैंने लिखा था लिथो, लिथो का अर्थ होता है पत्थर, तो लिथोलॉजी को क्या बोलेंगे? जिसमें पत्थरों का अध्ययन किया जाता है उस साइंस को क्या बोलेंगे? लिथोलॉजी साइंस बोलेंगे। लैक्ट का अर्थ क्या होता है? दूध। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे आपको आगे मिलते जाएंगे और आप आराम से उसको समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि विटामिन की जो साइंस का अध्ययन किया जाता है उसको कौन सी साइंस बोलते हैं? तो विटामिनोलॉजी। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, और इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? विटामिन का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ तक आप सभी ये पॉइंट उतार लोगे। उसके बाद आता है कि सर ये कार्य क्या करता है? विटामिन क्या कार्य करता है? तो ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विटामिन का कार्य क्या रहता है? ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक। सर ये उत्प्रेरक क्या होता है? इसको इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। उत्प्रेरक का अर्थ होता है अभिक्रिया को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये बढ़ावा किस देता है? हमारे शरीर में जितनी प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, जैसे जैविक क्रियाएं वगैरह होती है, वो किस कारण होती है? विटामिन के कारण होती है। तो ये किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए वो प्रेरित करता है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। जैसे कि केमिकल या रसायन में कुछ अभिक्रियाएं होती है, तो अभिक्रिया होती है वो किसकी सहायता से होती है? उत्प्रेरक की सहायता से होती है। हमारे शरीर में कोई भी जैविक क्रियाएं होती है वो किसकी सहायता से होती है? विटामिन की सहायता से होती है। विटामिन में अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। पहला शब्द सी फंक्शन है, इसकी खोज किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की। ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो हमें क्या प्रदान करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यहाँ रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके जो अध्ययन करते हैं या विटामिन का अध्ययन करते हैं उस साइंस को क्या बोलेंगे? विटामिनोलॉजी। क्वेश्चन पूछा गया विटामिन के अध्ययन की साइंस को क्या बोलेंगे? तो विटामिनोलॉजी। क्या बोलेंगे? विटामिनोलॉजी। विटामिन का अध्ययन, लॉजीन होता है अध्ययन। उसके बाद आता है सर ये हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है? तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सर उत्प्रेरक क्या होता है? जो कोई भी क्रिया को उत्प्रेरित करता है या क्रिया को करवाता है उसको बोलेंगे उत्प्रेरक। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रिया होती है वो किसकी सहायता से होती है? विटामिन की सहायता से होती है। उसके बाद मैंने लिखाया कि सर हमारे शरीर में कोई विटामिन बनता है तो वहाँ बनता है, कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन के। कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? यदि जो भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ यदि आपको लगता है कि ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट हमको पुनः समझाया जाए। तो यहाँ तक आप सभी लोग आराम से लिख लोगे। उसके बाद आता है विटामिन को विलेयता के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है? विटामिन को विलेयता के आधार पर। देखो ये पॉइंट मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। कोई भी आप एग्जाम उठाकर देख लो उसमें इसका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि विटामिन का विलेयता के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। विटामिन विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। विटामिन का विलेयता, इस क्लास को आप एंड तक देखते जाओगे क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पर एक क्वेश्चन बनता है। विटामिन का विलेयता के आधार पर वर्गीकरण, विलेयता के आधार पर प्रकार, यहाँ वर्गीकरण। विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जल में विलेय, एक होते हैं जल में विलेय, और दूसरा होता है वसा में विलेय। दूसरा कौन सा होता है? वसा में विलेय। यहाँ जो वसा में घुल जाते हैं उसको बोलते हैं विलेय। विटामिन का विलेयता के आधार पर प्रकार, कौन कौन से प्रकार? जल में विलेयता और वसा में विलेयता। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस में, तो किस प्रकार से पूछा गया था वो भी आपको मैं पहले लिखवा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं कि जल में विलेय कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो जल में विलेय होते हैं, एक विटामिन होता है बी और विटामिन होता है सी। और अब उसके बाद में होता है वसा में विलेय, कौन कौन से विटामिन होता है? एक विटामिन होता है ए, एक होता है डी, एक होता है ई और एक होता है के। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि वसा में विलेय कौन कौन से विटामिन होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से वसा में विलेय कौन से विटामिन नहीं है? निम्नलिखित में से वसा में विलेय कौन से विटामिन नहीं है? तो आपको एक विटामिन ए दिया होगा जो विलेय है, डी वो विलेय होगा, ई विलेय होगा, लेकिन एक दिया होगा बी जो वसा में विलेय नहीं है। किस में विलेय? जल में विलेय। क्वेश्चन समझ में आ गया?
क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से वसा में विलय नहीं है, 3 दिए होंगे जो वसा में विलय होंगे, एक जो वसा में विलय नहीं होगा। तो मान लो ये 3 दे दिए, ए, डी और ई, चौथा दे दिया बी, ये किस में विलय है? जल में विलय है। उसके बाद दे दिया कि विटामिन बी और सी किस में विलय होते हैं? जल में विलय होते हैं। अब आपको ये याद नहीं हो तो आपको पता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो पानी के साथ ज़्यादा खेलते रहते हैं, यहाँ पानी में भिगोए रहते हैं। तो बच्चों से याद रख लोगे, ए हो गया बी और हो गया सी। क्या हो गया? बच्चा। क्या हो गया? बच्चा। बच्चा से विटामिन बी और विटामिन सी वो जल में विलय होते हैं और अन्य जो होंगे वो किस में विलय होंगे? वसा में विलय होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? उसके बाद में क्वेश्चन बना था कि वसा में, क्वेश्चन कैसे बना था? वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। अब पहला पॉइंट दे रखा था थायमीन, पहला दे रखा था बिंदु थायमीन, बी दे रखा था नियासिन, उसके बाद इसका सी पॉइंट दे रखा था सायोकोबालिन और उसके बाद दे रखा था कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल और इसका दे रहा था साइनोकोबालिन। अब देखो मैंने आपको क्या लिखा है कि विटामिन बी, सी, ए, डी और ई के ये इसमें विलय, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है? विटामिनों का रासायनिक नेम दे दिया है। यहाँ पर विटामिन नहीं दिए, विटामिनों का रासायनिक नेम दे दिया है। तो इसमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ये जो कैल्सीफेरोल होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ये विटामिन डी किस में विलय होता है? वसा में विलय होता है। अब मैं आपको सभी को लिखूंगा कि ये किन किन के केमिकल नाम क्या होते हैं। तो थायमीन, नियासिन, साइनोकोबालामिन और कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का नाम होता है। तो वसा में विलय कौन होगा? विटामिन डी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? उसके बाद देखते हैं सर विटामिन में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। देखो विटामिन का विलय था जल के आधार पर, वर्षा के आधार पर, 2 प्रकार से हो गए। अब बी, सी किस में? जल में विलय, और ए, डी, ई, ओ के किस में विलय? वसा में विलय होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सर विटामिन में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि विटामिन कोई भी विटामिन देगा उसका रासायनिक नाम क्या हो। जैसा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और उसके बाद आता है इनका अन्य नाम, किसी का अन्य नाम। 3 प्रकार से विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इनसे कौन कौन से रोग होता है, और इन कोई भी विटामिन होगा उसका अन्य नाम क्या होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि विटामिनों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला विटामिन आता है, या उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक लिखा लेता हूँ कि रासायनिक नाम अपन को कैसे याद रखने की। कोई भी विटामिन होगा उसका रासायनिक नाम सर किस प्रकार से याद करने का कोई तरीका बता दो। सबसे पहला तरीका, एक ट्रिक होती है, आपने रथ का नाम सुना होगा, तो रथ के आधार पर एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। अब देखो रे से आ गया रेटिनोल, तो रेटिनोल किसका केमिकल नाम है, ये केमिकल रासायनिक नाम है, उसकी ट्रिक है रथ एक टॉफी। जो विटामिन पढ़ेंगे उनमें से आपको इनके केमिकल नाम याद रखने हैं, उसकी एक ट्रिक है रथ एक टॉफी। देखो रे से आ गया रेटिनोल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये सारे क्या है रासायनिक नाम, ये है विटामिन ए का रासायनिक नाम। देखो ये थे का अर्थ हो गया थायमीन, थायमीन किसका होता है विटामिन बी का, ये हो गया थायमीन। ये विटामिन बी का रासायनिक नाम। ए का होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक किसका होता है, तो विटामिन
सी का, विटामिन सी का। उसके बाद आता है कैल्सीफेरोल। उसके बाद क्या आता है कैल्सीफेरोल। ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। उसके बाद में टोकोफेरोल, ये किसका आता है? विटामिन ई का। विटामिन ई का क्या आता है? टेकोफेरोल। उसके बाद आता है फी, विटामिन के का आता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन याद हो जाएंगे सभी लोगों को। कैसे याद करना है? रत एक टोपी, ये सारे किस पे ट्रिक है? ये सारी ट्रिक किस पे? विटामिन का रासायनिक नाम का ट्रिक है। क्या है? रत एक टोपी। रे से बन गया रेटिनोल, किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? विटामिन ए का। थे से बन गया थाइमीन, थाइमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी का। विटामिन बी का क्या रासायनिक नाम है? थाइमीन। उसके बाद आता है ए का हो गया एस्कॉर्बिक, किसका नाम है? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैसे आ गया? कैल्सीफेरोल, किसका होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम आता है। टो से आ गया टोकोफेरोल, टोकोफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो सर विटामिन ई का। और फी से आ गया फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन किसका होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होगा। यहाँ तक याद कर लोगे सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा? रेटिनोल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन ई का टोकोफेरोल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। सभी लोग ये ट्रिक उतार लोगे। यदि आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप डेली इनको सुबह उठते ही पढ़ो। एक वाइट पेज पर इनको सबको लिख लो कि रत एक टोपी है, तो रत ये इनसे ये नाम बने। उसके बाद इनको विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है और इनका अन्य नाम क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन ए। सबसे पहला आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को अन्य नाम क्या जाता है? इसको बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। अब मैंने इसका केमिकल नाम क्या बताया था, रासायनिक नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या है? संक्रमण रोधी विटामिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल, रेटिनोल। आपको सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोग बोलो कौन सा रोग होता है? तो सर रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी जैसे शाम होती है, धीरे धीरे शाम होने के बाद किसी को यदि रतौंधी रोग होता है उसको धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये है इसकी कमी से रोग, ये इसका है रासायनिक नाम, और ये इसका क्या है? अन्य नाम। मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसका रासायनिक नाम, अन्य नाम, रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाला रोग। अन्य नाम क्या है? संक्रमण रोधी विटामिन, और रेटिनोल इसका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। उसके बाद में सर इनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है? तो ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। उसके बाद में ये पाया जाता है दूध में। तो अपन यदि सुबह उठते ही दूध पियेंगे तो हमारी नज़र होती है वो क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। और गाजर का जूस पीते हैं तो हमारी आँखों में चमक आ जाती है। उसकी कमी से कौन सा रोग दूर हो सकता है? विटामिन ए गाजर और दूध पीने से कम हो सकता है। उसके बाद मैंने लिखाया था कि जो दूध होता है, यहाँ खासकर गाय का दूध में पीलापन किस कारण होता है? सभी लोग बोलो किस कारण होता है? गाय का जो दूध होता है उसमें पीलापन किस कारण होता है? तो मैंने लिखाया था सर एक कैरोटीन प्रोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन की वजह से गाय का जो दूध होता है उसमें पीलापन होता है, कैरोटीन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय के दूध में पीलापन किस कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन। मैंने दूध के साथ में ये पॉइंट और लिखा दिया है कि दूध में पीलापन, गाय का दूध होता है उसमें पीलापन किस कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। देखो
इसकी उपस्थिति कहाँ पर होती है, यहाँ इसका स्रोत क्या होता है, इसका पहला स्रोत होता है सर गाजर और दूसरा होता है दूध। और दूध के आधार पर मैंने पॉइंट लिखा है कि दूध में पीलापन कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। विटामिन ए समझ में आ गया सभी को। अन्य नाम क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन, रासायनिक नाम रेटिनोल, रोग रेतुंदी, स्रोत गाजर और दूध, दूध में पीलापन कैरोटीन प्रोटीन। सभी को समझ में आ गया। मैंने एक ही बात बताई सबसे पहले कि आप साथ साथ में बोलते जाओगे और साथ साथ में ही लिखते जाओगे ताकि आप साइंस का अच्छा से नोट्स बना सकते हो। उसके बाद में आता है विटामिन बी, विटामिन आता है। उसके बाद विटामिन कौन सा आता है, बी। बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन सा विटामिन बोलते हैं, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। विटामिन बी इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन बी बोला जाता है क्योंकि विटामिन 1 से लेकर विटामिन 12 तक उपस्थित होता है। अब इसको अलग अलग सभी को अध्ययन करेंगे क्यों विटामिन ए की कमी से विटामिन 12 तक इसकी कमी से या इनका अन्य नाम क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि विटामिन B1। अब देखो मैंने टिक क्या बताई, रत एक टॉफी। अब देखो थे तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक क्या नाम क्या हो जाएगा, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थाइमीन। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थाइमीन। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थाइमीन। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है, आपने सभी ने सुना होगा बेरी बेरी रोग हो जाते हैं, बेरी बेरी रोग। देखो सारे टॉपिक टू द पॉइंट लिखा रहा हूँ। रासायनिक नाम थाइमीन, रोग कौन सा हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। इसका स्रोत क्या होता है, ये सर विटामिन बी है। यहाँ बेरी बेरी रोग को कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए या क्या उपयोग करना चाहिए, तो सबसे पहले मटर के बीज खाने चाहिए। मटर या सेम के बीज, मटर या सेम के बीज, इसमें विटामिन बी मिल जाता है। सेम के बीज, विटामिन बी की उपस्थिति किस में होती है, मटर या सेम के बीज में। इसका रासायनिक नाम थाइमीन। बेरी बेरी रोग हो जाता है मटर या सेम के बीज में। उसके बाद आ जाता है विटामिन B2। विटामिन B2 इसका स्रोत क्या होता है, दूध या मांस, दूध या मांस इसका स्रोत होता है। इसका स्रोत क्या होता है, दूध या मांस। उसके बाद आता है इसका केमिकल नाम क्या आता है, इसका केमिकल नाम आता है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या आ जाता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है मुंह में छाले पड़ना, मुंह में छाले पड़ना, होठों का फटना आदि रोग कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, तो सर विटामिन B2। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मुंह में छाले पड़ना और होठों का फटना। इसका केमिकल की भाषा में इस रोग को क्या बोलते हैं, किलोसिस रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, किलोसिस रोग बोलते हैं। केमिकल भाषा में इस रोग का क्या नाम होता है, किलोसिस। किलोसिस रोग के क्या लक्षण होते हैं, मुंह में छाले पड़ना, होठों का फटना। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और इसका स्रोत क्या होता है, दूध या मांस। इस रोग को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध और कुछ लोग मांस खाते हैं तो इस विटामिन की कमी को कम किया जा सकता है। यहाँ तक कौन से विटामिन पढ़ लिए, B1 और B2 पढ़ लिए। उसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। विटामिन B3, विटामिन B1 से लेकर B12 तक आप लोगों को पढ़ना है। तो विटामिन B3 सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसका स्रोत क्या होता है। तो इसका स्रोत होता है मछली या यकृत, मछली या यकृत। उसके बाद में इसकी कमी से या इसका रासायनिक नाम सबसे पहले देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। और इसकी कमी से सर कौन सा रोग हो जाता है,
इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा रोग या इसे 3D रोग भी कहते हैं। अब देखो B3 स्रोत क्या होता है, मछली या यकृत। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा या 3D रोग हो जाता है। पेलेग्रा या 3D रोग हो जाता है। उसके बाद आता है B5। या उससे पहले बता पेलेग्रा में क्या होता है, जैसा कि डायरिया या दस्त लगना, डिमेशन या मानसिक रूप से कमज़ोर होना, या डेमरेटाइटिस या स्किन पर जो सफ़ेद धब्बे बनते हैं वो किस कारण बनते हैं, विटामिन B3 की कमी से बनते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B5। विटामिन B5 उसके बाद आता है विटामिन B5। इसका केमिकल नाम होता है पेंटोथेनेमिक। पेंटोथेनेमिक। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का सफ़ेद होना। बालों का सफ़ेद होना। इसका स्रोत क्या होता है, अंकुरित बीज खाने चाहिए। बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना ये किस कारण होता है, विटामिन B7 के कारण। पेंटोथेनेमिक इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना। और विटामिन B7 की कमी से बालों का या बालों का सफ़ेद होना होता है या बालों का झड़ना होता है। स्रोत क्या हो जाता है, अंडों में और गेहूं में। इसका स्रोत क्या होता है, अंडों या गेहूं में होता है। और इसकी कमी से बालों का झड़ना हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन। ये सारे किसके प्रकार चल रहे हैं, विटामिन बी के प्रकार चल रहे हैं। उसके बाद आता है विटामिन B12। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है विटामिन बी में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है विटामिन B12। इसमें एक क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। विटामिन B12 इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें धातु कौन सी पाई जाती है, तो CO यानी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो सर विटामिन B12 में पाई जाती है। सभी लोग बोले कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कौन सी धातु, कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु किस विटामिन है, विटामिन B12 में। क्वेश्चन पटवार और आरएस में पूछा गया है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम क्या होगा, साइनोकोबालिन। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद में आता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से पर्निशियम एनीमिया रोग हो जाता है। पर्निशियम एनीमिया। तो सर पीछे आपने लिखा है कि B7 से एनीमिया हो जाता है। तो पर्सिनिया और एनीमिया रोग में क्या होता है, पर्सिनिया में एनीमिया होता है जब अपने शरीर में जब RBC होती है तो उनका आकार चेंज हो जाता है। जब आकार चेंज होता है तब वो कौन सा रोग हो जाता है, तो पर्निशियम एनीमिया रोग हो जाता है। और जब हमारे शरीर में RBC की कमी हो जाती है तब कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो दोनों एनीमिया में आपको अंतर समझ में आ गया। पर्निशियम एनीमिया कब होता है, जब हमारे जो शरीर में RBC होती है उस RBC में जब आकार में परिवर्तन हो जाता है तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है। उस कमी से एक पर्निशियम नाम का रोग हो जाता है। उस रोग को क्या बोलेंगे, पर्निशियम एनीमिया। और विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया रोग जब लोहे की अनुपस्थिति के कारण हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। इस तरह से हमने विटामिन B1 से लेकर B12 को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C, अब मैंने विटामिन C का केमिकल नाम की ट्रिक बताई थी, रत एक से क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या आता है सर, रत 1 यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल सभी लोग साथ में बोलते जाओगे और लिखते जाओगे। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। किसका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। उसके बाद आता है सर की इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को पता होगा विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो सर स्कर्वी रोग हो जाता है। रोग होता है स्कर्वी रोग।
कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। देखो यदि आपको मेरी लिखी हुई भाषा समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो। अपने मेन मोटिव क्या होना चाहिए? अपने को जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, और अपने को एग्जाम में क्वेश्चन हल होने चाहिए। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। उसके बाद में पॉइंट आता है कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये खट्टे पदार्थों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे पॉइंट में लिख रहा हूँ वैसे आप साथ साथ में लिखते जाओगे। उसके बाद में ये आंवले में भी पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। एक पॉइंट आपने सुना होगा, जब अपन सब्जियों को छील लेते हैं या सब्जियों के ऊपर जो छिलका होता है उसको दूर करने के बाद में, छिलका दूर करने के बाद में जब सब्जियों को धोते हैं, छिलका दूर करने के बाद सब्जियों को धोने पर विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, रोग होता है स्कर्वी रोग। ये कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और आंवले में भी पाया जाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब छिलका, सब्जियों के ऊपर जब छिलके को दूर कर दिया जाता है तब कौन से विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। उसके बाद विटामिन डी आता है, उसके बाद विटामिन डी आ जाता है। उसके बाद विटामिन डी, तो विटामिन डी मैंने लिखा था एक रत, यहाँ रत एक, ठीक, क्या लिखाई थी? रत एक टॉफी। एक विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। इसलिए मैंने पहले ट्रिक लिखा है कि आप यदि केमिकल नाम आगे मैं लिखाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। कैल्सीफेरोल मतलब ये कैल्शियम में उपस्थित होता है, कैल्शियम में उपस्थित विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। जिससे कैल्शियम का निर्माण होता है। ये एक विटामिन है जो हमारी त्वचा में बनता है, त्वचा में निर्मित कैसे होता है? तो हमारे शरीर में कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल जब लाइट की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया करता है तब विटामिन डी का निर्माण होता है। देखो कुछ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति होती है, जब ये कोलेस्ट्रॉल प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तब विटामिन डी का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल कैसे निर्माण होता है? कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो एक विटामिन बनता है। वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। तो सबसे पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ये किस में उपस्थित होता है? तो कैल्शियम की उपस्थिति में होता है। और ये विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो स्किन या सन या लाइट की उपस्थिति में एक अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद जो विटामिन बनता है वो विटामिन डी होता है। उसके बाद में इसका कार्य क्या होता है? तो ये कार्य होता है, ये हड्डियों की मजबूती इस विटामिन से होती है। हड्डियों का निर्माण, हड्डियों का निर्माण कौन से विटामिन से होता है? विटामिन डी से होता है। इसका एक अन्य नाम होता है, इसे गरीब का विटामिन भी बोलते हैं। गरीब का विटामिन कैसे बोलते हैं? कि इसमें कुछ भी धन दौलत की खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, कि अपन यदि बाहर खड़े रहकर भी इस विटामिन को प्राप्त किया जा सकता है। ये विटामिन किससे प्राप्त होता है? सनलाइट या प्रकाश या सूर्य से हमें यह विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका अन्य नाम क्या होता है? गरीब का विटामिन। इसका अन्य नाम क्या होता है? गरीब का विटामिन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि गरीब का विटामिन किसे बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं। मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ
यहाँ जल्दबाजी नहीं करूँगी, इस पॉइंट से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से, 3 प्रकार से, रासायनिक नाम, इसकी उपस्थिति या कमी से रोग कौन सा होता है, और इसका अन्य नाम क्या होता है। जैसा कि इसका अन्य नाम क्या होता है, गरीब का विटामिन, कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम। उसके बाद में आता है ये कैल्शियम में उपस्थित होता है, यहाँ त्वचा में ये निर्मित होता है। और उसके बाद में ये कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर की त्वचा होती है उसमें निर्मित कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो विटामिन डी का निर्माण होता है, और ये हमारी हड्डियों को निर्माण करता है या हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद आता है सर इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग किस में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। बच्चों में जब रिकेट्स रोग कैसे पता लगता है, तो हड्डियाँ मुड़ जाती है, यहाँ हड्डियों में क्या आ जाता है, बैंड आ जाता है, हड्डियाँ मुड़ जाती है। देखो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। और किस में होता है रिकेट्स रोग, बच्चों में हो जाता है। बच्चों में रोग होता है तो इसका लक्षण क्या होता है, हड्डियाँ मुड़ जाती है। उसके बाद आता है ओस्मिया मलेशिया, एक रोग हो जाता है, रोग आता है ओस्मिया मलेशिया। ये भी किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और ये किस में होता है, ये वयस्क या बड़ों में होता है, वयस्क में होता है। छोटे बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, लक्षण क्या होता है, हड्डियाँ मुड़ जाती है। उसके बाद में बड़ों में कौन सा रोग होता है, ओस्मिया मलेशिया, वयस्क होता है। ओस्मिया मलेशिया का वयस्क का इसका लक्षण क्या होता है, रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है। यहाँ जब किसी व्यक्तियों का आपने देखा होगा कि शरीर पीछे से क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, उसमें क्या लक्षण होते हैं कि रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रीढ़ की हड्डी किस कारण जाती है, विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ जाती है। उस रोग को क्या बोलेंगे, ओस्मिया मलेशिया, जो किस में होता है, वयस्क बड़ों में होता है। उसके बाद में आता है विटामिन ई, उसके बाद में आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई का मैंने रासायनिक नाम क्या बताया था, टॉफी, यानी रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। रासायनिक नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल किसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है सर विटामिन ई का, विटामिन ई का। उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन हो जाता है। इसकी कमी से रोग बांझपन हो जाता है। बांझपन का अर्थ होता है बांझपन, इसकी कमी से बांझपन होता है, जिसकी संतान नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है, उसमें विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। उसके बाद में इसका स्रोत क्या होता है, तो इसका स्रोत होता है हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और हो सके तो अंडों का भी सेवन करना चाहिए, मांस वगैरह का भी सेवन करना चाहिए। ये सारे किसके लक्षण हैं, तो विटामिन ई, इसकी कमी से रोग बांझपन हो जाता है। इसका स्रोत क्या होता है, तो इसका स्रोत होता है हरी सब्जियां, अंडों में पाया जाता है और मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन रोग हो जाता है। उसके बाद में विटामिन ई में क्या आता है कि इस विटामिन को अन्य नाम क्या बोलते हैं, इसका सौंदर्य विटामिन ई बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा गया कि सौंदर्य नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो विटामिन ई, इसको बोलते हैं सौंदर्य विटामिन, सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन। देखो ब्यूटी विटामिन कौन सा विटामिन को बोलते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन क्यों बोलते हैं कि हमारे शरीर में या स्किन पर ये चमक लाता है, तो चमक लाएगा तब उसको कौन सा विटामिन बोलेगा, विटामिन ई विटामिन बोलते हैं। जैसे कि हम किसी पार्लर में जाते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर जो क्रीम लगाते हैं उससे शरीर पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। और यदि नेचुरली आती है या प्राकृतिक रूप से आती है हमारे शरीर में चमक, तो इसका कारण क्या होता है, विटामिन ई कारण होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है, सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं, इसका ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई में रासायनिक नाम टोकोफेरोल, रोग बांझपन। स्रोत क्या होता है, इसको दूर करने के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए और मांस खाना चाहिए। उसके बाद में क्या आता है, अन्य नाम क्या आता है इसका, सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन। उसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक आता है विटामिन के।
विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के। अब देखो टोफी, उसके बाद मैंने फी लिखा था, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फ्लोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन। मैंने लिखा था रत एक टोफी। तो सारों के नाम याद हो जाएंगे। तो फी किसका आता था, विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फ्लोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का है वो नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको दूर करने के लिए क्या खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां सेवन करें या खानी चाहिए। अब देखो इसी कमी से रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसका स्रोत क्या होता है, हरी सब्जियां इसका मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद में यदि विटामिन के हमारे यदि दिमाग में यदि हेमरेज होने का भी कारण क्या होता है, हेमरेज होने का कारण भी क्या होता है, विटामिन के होता है। देखो 3 पॉइंट बने, रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं बनता है, किस कारण नहीं बनता है, विटामिन के की कमी कारण। स्रोत क्या होता है, हरी सब्जियां। और कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी के हेमरेज हो गया, तो हेमरेज होने का कारण क्या होता है, विटामिन के होता है। यहाँ तक हमने विटामिन पढ़ लिया। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन की खोज किसने की। उसके बाद विटामिन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। विटामिन यदि हमें ऊर्जा प्रदान करता है तो सर ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये क्या करता है, हमें रोग प्रतिरोधक या कोई भी रोग होता है उससे लड़ने की क्या करता है, ताकत देता है। उसके बाद विटामिन विलेयता के आधार पर हमने 2 प्रकार से बांटे, एक जल के आधार पर, उसके बाद वसा के आधार। उसके बाद में पढ़ा कि विटामिन के रासायनिक नाम या विटामिन क्वेश्चन सर किस प्रकार बन सकते हैं, रासायनिक नाम के आधार पर, उसके बाद में रासायनिक नाम के आधार पर, उसके बाद रोग के आधार पर, और उसके अन्य नाम के आधार। उसके बाद में पढ़ा सर विटामिन ए क्या होता है। उसके बाद विटामिन 1 से लेकर 12 तक पढ़ा, विटामिन सी पढ़ा, विटामिन डी पढ़ा, विटामिन ई पढ़ा, विटामिन के पढ़ा। तो यहाँ तक हमारा विटामिन का टॉपिक यही समाप्त होता है। अब देखो अगले कल यहाँ आगे वाला वीडियो है, उसमें हम जहाँ तक हमने केमिकल की चीज़ें सारी पढ़ी है, यानी बायोलॉजी की जितनी भी सारी पढ़ी है, या संतुलित आहार की जितनी चीज़ पढ़ी, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो बन सकते हैं वो अपन सोल्व करेंगे। उससे पहले एक रासायनिक या जो संतुलित आहार का एक मैंने घटक लिखा था, खनिज। तो खनिज को पढ़ लेते हैं, या मिनरल्स। तो मिनरल्स में सबसे पहला आता है कैल्शियम आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, कैल्शियम। सर कैल्शियम हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, तो ये हड्डियों को मजबूत करता है, यहाँ हड्डियों के निर्माण में सहायक, हड्डियों के निर्माण में सहायक। कैल्शियम की उपस्थिति या कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और उसके बाद में दांतों का निर्माण भी किस कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है, दांतों का मजबूतीकरण। उसके बाद में ये कैल्शियम क्या होता है, मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, मांसपेशियों में संकुचन। मांसपेशियों में संकुचन किस कारण होता है, कैल्शियम के कारण, मांसपेशियों में संकुचन। ये संतुलित आहार के घटक पढ़े थे हमने, उसमें 3 घटक, हमने 4 घटक पूरे कर लिए। उसके बाद 5वां घटक आता है खनिज। खनिज में सबसे पहले कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, और जब दांत बनते हैं वो भी किस कारण बनते हैं, कैल्शियम के कारण बनते हैं। उसमें मांसपेशियों का संकुचन भी कैल्शियम के कारण होता है। उसके बाद में मैंने पीछे लिखा है, कैल्शियम कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में, ओस्मिया रोग हो जाता है वयस्क में। उसके बाद में दूसरा आता है फेरस या एफी या लोहा। अब देखो आप ये पॉइंट मैंने 4 बार लिखा दिया है, तो आप सभी लोग बताओ कि फेरस की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बनता है कि फेरस में कौन सी धातु होती है, तो सर एफी। एफी में कौन सा आयन, इसके ऊपर आयन कितना होता है, तो +2 आयन होता है। कितना होता है, +2 आयन। जब +2 आयन होता है तब फेरस बोलते हैं। और मैंने पिछली क्लास में बताया था +3 आयन होते हैं उसको फेरिक बोलते हैं। अब देखो इसमें धातु कौन सी होती है, तो
लोहा धातु होती है, कौन सी होती है? लोहा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सबको पता, अब तो याद हो गया होगा, कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो इस रोग को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें लोहा युक्त कुछ पदार्थ खाने चाहिए। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। उसके बाद तीसरा आता है एक आई आयरन। तीसरा खनिज आता है आई आयरन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आपने सुना होगा, हमारे गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि को स्रावित करने के लिए, या चलाने के लिए आई आयरन कार्य करता है। आई आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा? गलगंड बोलते हैं, जिसके देसी भाषा में गलगंड रोग हो जाता है, और गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि को चलाने में सहायक होता है। आई आयरन क्या कार्य करता है? आई आयरन होता है जो गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है, गले में थायराइड ग्रंथि को चलाने में सहायक। कौन होता है सहायक? तो सर आई आयरन होता है। अब देखो, आई आयरन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसकी कमी से कौन सा हो जाता है? घेंगा रोग या गलगंड। घेंगा या गलगंड जो गले में होता है। तो पहले आप लोग जब छोटे थे तब रेडियो में ऐड सुनी होगी, तो घेंगा या गलगंड को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाना चाहिए या साल्ट खाना चाहिए। अब देखो, इसको कमी से दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? नमक खाना चाहिए। आई आयरन कमी से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। ये क्या कार्य करता है? गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको चलाने में कौन सहायक होता है? तो आई आयरन सहायक होता है। यहाँ तक हमने संतुलित आहार को अच्छे से पढ़ लिया है। संतुलित आहार में हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? खनिज मिनरल्स। पहला खनिज कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों के निर्माण या दांतों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। कौन होता है? कैल्शियम सहायक होता है। उसके बाद में क्या करता है? ये मांसपेशियों में संकुचन करता है। कौन करता है? कैल्शियम। उसके बाद सर दूसरा पॉइंट आया फेरस या लोहा। फेरस में कौन सी धातु होती है? तो एफी पर कितना आयन होता है? +2 आयन होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको रक्त की अल्पता बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सर महिलाओं में ये ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद आता है तीसरा खनिज आई आयरन। आई आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलगंड। इसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नमक खाना चाहिए। उसके बाद में ये क्या कार्य करता है? गले में थायराइड ग्रंथि को चलाने में सहायक होता है। तो यहाँ तक हमने संतुलित आहार के सब कुछ घटक पढ़ लिए। तो जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे वे में समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में नहीं आ रही, मैंने शुरू से बोला है कि आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। इस आधार पर हम अगली क्लास में इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो अपन हल करेंगे, और आप जितनी मैंने क्लास ली है उस सभी को आप पढ़ के आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने साथियों को बताएं कि जनरल साइंस को टू द पॉइंट पढ़ाई जा रही है, और वो चैनल का नाम सुरेंद्र एकेडमी है। अभी तक हमने जनरल साइंस की 9 क्लास ले ली। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।